अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। वज़ीर फ़ाइनेंस हरीश राव ने आज यकीन का इजहार किया है कि BRS पार्टी के जल्द जारी होने वाले मंशूर से अपोजिशन जमातों की तनकीदें ख़त्म हो जाएंगी। ईडी ने टॉलीवुड अदाकार नौदीप को हैदराबाद के माधापुर में मंशियात के मामले के सिलसिले में नोटिस जारी की है। GST कौंसिल का 52वां इजलास मुनाकिद किया गया। वज़ीर फ़ाइनेंस निर्मला सीतारमण ने कहा कि गुड़ पर 28% GST को कम करते हुए 5% करने का फैसला किया गया। एशियन गेम्स में हिंदुस्तान के मेडल्स की तादाद 105 हो गई, जिनमें 28 गोल्ड मेडल, 36 सिल्वर और 41 ब्रोंज मेडल्स शामिल हैं। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सरकर्दा ज़राई साइंसदान प्रोफेसर MS स्वामीनाथन की खिदमत को याद किया और कहा कि ज़राअत में इनके शानदार काम ने हिंदुस्तान को ग़िज़ाई क़िल्लत वाले मुल्क से खुद मुक्तफ़ी मुल्क में तब्दील किया है। NarendraModi.in पर अपने ब्लॉग में उन्होंने कहा कि मुल्क एक दूरअंदेश से महरूम हो गया, जिनके काम को सुने अल्फाज में हमेशा लिखा जाएगा। मोदी ने कहा कि 1960 की दिहाई में हिंदुस्तान क़हत से दुचार था। इस वक्त स्वामीनाथन की लगन और दूरअंदेशी ने ज़राअत को खुशहाल बनाने की एक नए दौर का आगाज़ किया। उन्होंने कहा कि ज़राअत और गेहूँ उगाने जैसे मखसूस शोबेजात में स्वामीनाथन के शानदार काम के नतीजे में गेहूँ की पैदावार में बतदरीज इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि इस शानदार कारनामे पर स्वामीनाथन हिंदुस्तान के बाबाए सब्ज़ इनकलाब के खिताब के मुस्तहिक़ हैं। वज़ीर फ़ाइनेंस हरीश राव ने आज यकीन का इजहार किया कि BRS पार्टी के जल्द जारी होने वाले मंशूर से अपोजिशन जमातों की तनकीदें ख़त्म हो जाएंगी। उन्होंने मंचरियाल ज़िले में बेशतर तरक्याती प्रोजेक्ट्स का संग बुनियाद रखा और इफ्तिताह किया। इस मौके पर हरीश राव ने कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव इस्तेफ़ादा कुनंदगान के लिए वजीफ़े की रकम में इजाफे पर तबादला ख्याल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अवाम का भरोसा BRS हुकूमत में है। उन्होंने कहा कि BRS हुकूमत के दौर में खुश्क साली या कर्फ्यू की मिसालें सामने नहीं आईं। इसके ज़रिए पुरअमन नज़्म व नस्क़ को यकीनी बनाया गया। उन्होंने कांग्रेस के साबिक़ के वादों पर तनकीद करते हुए कहा कि क़ब्ल अज़े किए गए वादों को पूरा करने में पार्टी नाकाम रही। वज़ीर मौसूफ़ ने BJP की कौमी सदर JP नड्डा पर भी तनकीद की और इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने तेलंगाना की सियासी सरज़मीन का गलत अंदाज़ा लगाया है। उन्होंने याद दहानी कराई कि BJP के कौमी सदर की रियासत हिमाचल प्रदेश में BJP का मुज़ाहरा किस तरह रहा। रियासती वज़ीर क़बायली बहबूद सत्यावती राठौर ने महबूबाबाद ज़िले के मंडल मुस्तक़िर के करवाई में तरक्याती कामों के लिए संग बुनियाद रखा और इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने याद दहानी करवाई कि इस इलाके में तरक्की के मौक़े में कमी की वजह से माजी में अवाम को मुश्किलात का सामना था। कोवारी सत्यावती राठौर का आबाई मकाम है। उन्होंने इस मौके पर कहा कि इस इलाके की तरक्की के लिए वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने 450 करोड़ रुपये अलाट किए हैं। नई दिल्ली में आज मरकज़ी वज़ीर फ़ाइनेंस निर्मला सीतारमण की सदारत में GST कौंसिल का 52वां इजलास मुनाकिद किया गया। इस इजलास में मरकज़ी मुमलिकती वज़ीर फ़ाइनेंस पंकज चौधरी ने रियासतों और मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों के वज़राए फ़ाइनेंस के साथ शिरकत की। GST इजलास के अख्ताम के बाद मीडिया से बात करते हुए वज़ीर फ़ाइनेंस निर्मला सीतारमण ने कहा कि गुड़ पर 28% GST को कम करते हुए 5% करने का फैसला किया गया, जिससे गन्ने के किसानों को फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा कि 70% बाजरे वाले आटे को प्री पैकेज शक्ल में फ़रोख्त करने पर 0% GST होता और अगर इसे पैकेज की शक्ल में लेबल लगाते हुए फ़रोख्त किया जाता है तो इस पर 5% GST आयद होगा। उन्होंने GST ट्रिब्यूनल के सिलसिले में किए गए तरमीमात पर कहा कि सदर की आज़म तरीन हद उम्र 67 बरस से बढ़ाकर 70 कर दी गई है, जबकि अरकान की आज़म तरीन हद उम्र अब 67 बरस हो गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में यौम आज़ादी के मौके पर लाल किले पर अपनी तकरीर किए गए ऐलानात का जायज़ा लिया। अपनी यौम आज़ादी की तकरीर में मोदी ने गरीब और मुतवस्सित तबके के मकानात के लिए काबिल दस्तरस क़र्ज़ का ऐलान किया था। इस ऐलान के पेश नज़र उन्होंने इसकी तैयारियों पर अमल आवरी का जायज़ा लिया। उन्होंने मकानात के लिए सोलार पावर को यकीनी बनाने का भी जिक्र किया था। उन्होंने इस स्कीम को अंजाम देने की तैयारियों का भी जायज़ा लिया। ईडी ने टॉलीवुड अदाकार नौदीप को हैदराबाद के माधापुर में मंशियात के मामले के सिलसिले में नोटिस जारी की है। इम्कान है कि अदाकार इस माह की 10 तारीख को हैदराबाद में ईडी के दफ्तर में पूछगिछ के लिए हाजिर होंगे। क़ब्ल अज़े स्टेट नारकोटिक ब्यूरो ने इनसे पूछताछ की थी। तहकीक़ात के दौरान पता चला कि नौदीप के मुश्तबा अफराद से ताल्लुकात थे। पुलिस ने निशानदेही की कि क़ब्ल अज़े इस मामले में गिरफ्तार एक शख्स रामचंद्र से अदाकार ने मंशियात खरीदी थी।
वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कहा है कि 2014 में काश्त के इलाके में 1.31 करोड़ एकड़ इजाफा हुआ है। ये 2022-23 में बढ़कर 2.38 करोड़ हो गया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए गुज़िश्ता 10 बरसों के दौरान ज़राअत के शोबे की तरक्की की तफसीलात से वाकिफ़ करवाया और कहा कि धान की पैदावार 68 लाख टन से बढ़कर 3 करोड़ फी टन हो गई है। उन्होंने कहा कि साल 2014 में 1.33 लाख करोड़ रुपये सर्फ करते हुए 722.92 लाख टन धान खरीदी गई थी, जबकि दीगर फसलों को 11,439 करोड़ रुपये सर्फ करते हुए खरीदा गया था। एशियन गेम्स में हिंदुस्तान के मेडल्स की तादाद 105 हो गई, जिनमें 28 गोल्ड, 36 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। चीन के हंगझुओ में ये खेल जारी है। पहली मरतबा हिंदुस्तान ने 100 मेडल्स के निशाने के तारीखी संगमेल को पार किया है। 3 अहम खेलों ओलंपिक्स, दौलत मुश्तरका और एशियन गेम्स में 100 से ज़्यादा मेडल्स हासिल करने वाला हिंदुस्तान दूसरा मुल्क है। खबरदार अकबरुद्दीन ओवैसी, रेवंत रेड्डी पर झूठी मुहिम चलाने से गुरेज किया जाए। कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान सैयद निजामुद्दीन की वार्निंग। गांधी भवन में प्रेस मीट में कांग्रेस के तर्जुमान ने कहा कि लोग वाज़ेह तौर पर समझ चुके हैं कि MIM एक दलाल के तौर पर BRS और BJP के लिए काम कर रही है। सैयद निजामुद्दीन अकबरुद्दीन ओवैसी के रेवंत रेड्डी पर नामुनासिब तबसरों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने चंद्रायनगुट्टी हल्के में एक मीटिंग में रेवंत रेड्डी के खिलाफ झूठे तबसरे किए और रेवंत रेड्डी को चार मीनार भाग्यलक्ष्मी मंदिर आकर अहद लेने का चैलेंज दिया। निजामुद्दीन ने कहा कि क्या आप BRS BJP के दलाल के तौर पर काम नहीं कर रहे? अगर नहीं तो मक्का मस्जिद में कुरान उठाकर कसम खाने का चैलेंज किया। निजामुद्दीन ने सवाल किया कि क्या आप दोनों भाइयों की वजह से हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं हो रही है? एक बयान में कहते हैं कि जो है रेवंत रेड्डी जी जो है RSS के है। ऐसे कई लोग जो BJP में काम करे, BJP के कारपोरेटर रहे और वो मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का खंडवा पहन के आज मजलिस के अंदर है। इसका एग्जाम्पल ये है कि राजमोहन जो पुराने पुल के कारपोरेटर, उन्होंने भी BJP में कारपोरेटर थे और उन्होंने भी RSS के थे, उन्होंने आज मजलिस के अंदर है। रेवंत अकबरुद्दीन ओवैसी जी ये बोल रहे हैं कि भाग्यलक्ष्मी मंदिर पे आके कसम खाओ रेवंत रेड्डी जी। मैं बोल रहा हूँ रेवंत रेड्डी जी कसम खाने के लिए तैयार है। असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी कुरान उठा के कसम खाओ मक्का मस्जिद में आके कि मैं जो है BJP का एजेंट नहीं हूँ, मेरी वजह से BJP जो है ना आज मजबूत नहीं भी, बल्कि इनकी मेहरबानी है उत्तर प्रदेश के अंदर खिला बना ली BJP। उत्तर प्रदेश ही नहीं पर दोबारा इलेक्शन जीतने में BJP दोबारा इलेक्शन जीतने में MIM का सबसे बड़ा हाथ है। इन्हों वोट कितने लेते वो अलग बात है, लेकिन जो लेवल का पोलराइजेशन करते वो लेकर जो है ना BJP का फायदा होते जा रहा। रेवंत रेड्डी जी क्लियर बोले कि मैं EBVP में था, मैं जो है ABVP में रह के ये देखा कि जो है RSS की जो आइडियोलॉजी है वो आइडियोलॉजी जो है नफरत फैलाने की आइडियोलॉजी है। इस देश के अंदर जो है ना एक दूसरे से लड़ाने की आइडियोलॉजी है। इस देश के अंदर हिंदू से मुसलमान को लड़ाने की आइडियोलॉजी है। इसीलिए उन्होंने उस आइडियोलॉजी को रिजेक्ट किया और उस आइडियोलॉजी को रिजाइन करके सेक्युलर आइडियोलॉजी कांग्रेस पार्टी की है, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। आप जो है ना डेवलपमेंट पे बात नहीं करते। आपको ये मालूम है कि जो है अगर आप भागने निकले, कोई रेस में जा रहे हैं, आपको मालूम है कि आप वो रेस में फर्स्ट आने वाले हैं, लेकिन आप खाली नहीं भागते, भागते भागते चारों गाली देके भागते। रीजन ये है कि आप गाली देना आपका पेशा है। जब तक आप गाली नहीं देते दूसरे पार्टी को, आपका पेट नहीं भरता, आपके पेट का खाना नहीं गलता। अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ डेवलपमेंट पे बात करो। आप जो है जहाँ जमात है वहाँ पे जमात को मजबूत करो, जहाँ जमात नहीं है वहाँ में मामू को वोट दे बोल रहे। मामू से मुराद KCR, KTR, BRS पार्टी। क्यों देना BRS को वोट? मुसलमान 8 मस्जिदें शहीद करे बल्कि देना, 12% देना, कई को देना। आप जो है BRS के साथ दलाली कर रहे हैं। 2004 से 2013 तक तुम कांग्रेस की गोद में बैठे हुए थे। जब समझ में नहीं आया कि कांग्रेस पार्टी बुरी है, कांग्रेस पार्टी की जो है आइडियोलॉजी RSS है बोल के बोलते तुम। जब समझ में नहीं आया था, जब गोद में बैठे स्टेप पे राजशेखर रेड्डी के गोद में बैठे, राहुल गांधी जी के बाजू बैठ के फोटो उतरे, पूछना था तुम्हारे बड़े भाई से कहीं उतरे फोटो कहां से आए, उन्होंने बोल के पूछना था। आज जो है इलेक्शन आए तो गाली देने का सिलसिला शुरू हो गया।
इनाग्रेशन के नाम पे आप जो है फाउंडेशन स्टोन लगाए मल्टी लेवल पार्किंग का, जो कि मल्टी लेवल पार्किंग का जो फाउंडेशन स्टोन है 2011 में डाले सो है, फिर पलटा के जो है ना 2023 के अंदर फिर एक जो है ना एक फाउंडेशन स्टोन लगा रहे। आप आईटी टावर बना रहे, बोल रहे यही आईटी टावर 5 साल पहले बनाना था, अब तक मुकम्मल होता था। इलेक्शन के सामने फाउंडेशन स्टोन लगाना, स्टेज लगाना और दूसरे पार्टियों को गाली देना। कांग्रेस पार्टी को गाली देने के लिए तुम्हारी हैसियत नहीं है। तुम कांग्रेस पार्टी के बारे में बात ही नहीं करते थे। कांग्रेस पार्टी तो छोड़ो, तुम किसी पार्टी के बारे में बात करने काबिल नहीं है, क्योंकि तुम टीडीपी के गोद में थे, वाईएस राजशेखर रेड्डी के गोद में थे। आज जो है केसीआर के कदमों में बैठे हुए, तुम्हारे को कोई इख्तियार नहीं है मुसलमानों के बारे में बात करने की। एक बीजेपी बोल रही कि जो है बीजेपी रूल में हिंदू खतरे में है। मैं ये बोल रहा हूं कि जो है ना, जब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हैदराबाद से पूरा हिंदुस्तान फिरने लगी, वहां से पूरे मुसलमान खतरे में आ गए। आज मैं मुसलमानों से एक मैसेज देना चाहता हूं, एमआईएम और बीआरएस के चिकने चपोटे बातों में आने की जरूरत नहीं है। परसों प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एक जलसे का खिताब करते हुए उन्होंने क्लियरली कहा, उन्होंने बोले कि जो है कारपोरेट इलेक्शन के वक्त केसीआर मेरे पास आए थे, आके बोले मैं इंडिया ज्वाइन करना चाह रहा हूं, मेरे बेटे को चीफ मिनिस्टर बनाना चाह रहा हूं। बोले इससे साफ जाहिर हो रहा है कि जो है ना उन्हें कौन सी आइडियोलॉजी रखते। 2009 में इलेक्शन, अभी रिजल्ट नहीं आया, जाके पंजाब में अडवाणी के बाजू बैठ गए। ये आइडियोलॉजी बीआरएस की है और उनको सपोर्ट करने वाले ये जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, अकबरुद्दीन अवैसी और असदुद्दीन अवैसी के बातों में अब जो है मुसलमान आने वाले नहीं है। सोशल मीडिया से लोग आज जुड़े हुए हैं। डेफिनेटली जो है आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी। साउथ ईस्ट जोन की टास्क फोर्स टीम ने बंडलागुड़ा पुलिस के साथ मिलकर एक आदि सारिफ को गिरफ्तार कर लिया। कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ ईस्ट जोन टीम हैदराबाद ने बंडलागुड़ा पुलिस के साथ मिलकर एक आदि सारिफ को गिरफ्तार करते हुए तफ्तीश की जी, जिसमें इसने बंडलागुड़ा पुलिस स्टेशन की हदूद में 3 चोरी का इर्तिकाब किया। मुलजिम की तफसीलात के मुताबिक सुल्तान सैयद अहमद बिलाल उम्र 22 साल बीएससी नर्सिंग का तालिब इल्म है। नूरीनगर बंडलागुड़ा हैदराबाद का रहने वाला है। पुलिस ने इसके पास से 17 लाख मालियत का चोरी शुदा माल बरामद करते हुए अदालत में पेश किया। ये गिरफ्तारी नरसिम्हा राव, एडिशनल कमिश्नर टास्क फोर्स, मनोज कुमार एसीपी चंद्रायन गुट्टा डिवीज़न, श्रीमती चिट्टी बरा इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस साउथ ईस्ट जोन टास्क फोर्स टीम, मोहम्मद शाकिर अली इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस बंडलागुड़ा, पीएस श्री के सत्यनारायण डीआई बंडलागुड़ा और एसआई एम अनंतचारी, सी राघवेंद्र रेड्डी, पाई साईराम और साउथ ईस्ट जोन टीम हैदराबाद सिटी का अमला बंडलागुड़ा पुलिस के साथ डीसीपी साउथ ईस्ट रूपेश की निगरानी में गिरफ्तारी अमल में आई। भाई थोड़ा पीछे 1 मिनट सबका आदाब। ऑन 1/10/2023 को क्रिस्टल टाउन में HB नाइट हुआ और कंप्लेंट में 28 अप्रॉक्सीमेटली 30 तोलास का गोल्ड ऑर्नामेंट्स चोरी हुआ। ये कंप्लेंट का नाम रहमान, श्रीमती रहमान, बेसिंग ऑन द कंप्लेंट रजिस्टर्ड ए केस इन क्राइम नंबर 315/2023 अंडर सेक्शन 457-380 IPC बंडलागुड़ा PS में केस रजिस्टर किया है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान बंडलागुड़ा पुलिस एंड साउथ ईस्ट जोन टास्क फोर्स मिलकर सीरियल HB अबेंडर सुल्तान सैयद अहमद हिलालाल इलियास सैयद फिरोज़ को गिरफ्तार किया। इंट्रागेशन में अकर्ड ये
3 केसेस कन्फेस किया और प्रॉपर्टी का वैल्यू 17 lakhs इंटैक्ट प्रॉपर्टी रिकवर किया है। ये इंट्रागेशन में ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंट्रागेशन में 3 केसेस और कन्फेस करे। 3 केसेस में एक लैपटॉप है और 1 बाइक है। क्या डेली नाइट अराउंड आफ्टर 12 पूरा सिटी में फिर लेते, ये लॉक्ड हाउसेस का देख के कोई भी नहीं है तो बाजू बाजू वॉच कर लेते। ये की रॉड से ये निकालते तालियाँ, ये बाद में ये ऑफेंस कर लेते। ओके पहले कहाँ रहते? फर्स्ट टाइम कहाँ रहते? मूरी नगर में, ये बंडलगोड़ा एरिया में रहते। सर ये 3 ऑफेंस जो हुए ये चनाईगुट्टा पीएस के हैं या कानपुर? 3 केसेस में बंडलगोड़ा पीएसएस। कब के हैं सर ये पहले 123 का क्राइम नंबर 123 में 2023 में 380 IPS PS बंडलगोड़ा और 315 2023 457 380 IPC బండ్లగూడ క్రైమ్ నెంబర్ 318 2023 చేసిన తర్వాత కూడా और 380 IPC ऑफ PS బండ్లగూడ 3 केसेस प्रॉपर्टी रिकवरी हुआ। 17 lakhs प्रॉपर्टी रिकवरी है। पूरा ऑर्नामेंट्स आपको बताते हैं है ना। इनके साथ कोई अकेले थे। 123 का 123 कब हुआ? 8 months। 8 महीने में 3 केसेस। हाँ 8 महीने में 3 केसेस। इससे पहले अगस्त और इंट्रागेशन पुलिस कस्टडी के लेने के बाद फिर कौन सा भी सर वो जो प्रीवियस है एक लैपटॉप है और चोरी का गाड़ी है। नहीं सर किसी को सेल नहीं कर सकते। बंजारा हिल्स के इंस्पेक्टर SI और होमगार्ड रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने एक ही वक्त बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन से वाबस्ता इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और होमगार्ड को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इस बात का भी इंकशाफ हुआ कि रिश्वत न देने पर पब के मैनेजिंग पार्टनर के खिलाफ झूठे मुकदमा दर्ज करते हुए इन्हें हरासा किया जा रहा था। इस वाक़े से पुलिस जुल्म की दस्तां बयान हो रही है। ज़राए के मुताबिक बंजारा हिल्स में रॉक क्लब स्काई लॉन्ज पब है। इंस्पेक्टर नरेंद्र इस पब के मालिक से 3 माह के लिए 4.5 लाख रुपए मामूल देने का मुतालबा कर रहे थे, लेकिन पब के मैनेजिंग डायरेक्टर ने 3 लाख रुपए यानी हर माह 1 लाख रुपए मामूल देने के पर रजामंद हो गए। ताहम मामूल देने में ताख़िर हो रही थी क्योंकि वो रकम का बंदोबस्त करने से कासिर रहा। मामूल की वसूली के लिए होमगार्ड श्रीहरि को मैनेजिंग पार्टनर इन राजेश्वर के पीछे लगा दिया गया था। होमगार्ड श्रीहरि ने व्हाट्सएप कॉल करते हुए राजेश्वर को हरासा कर रहा था। 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को दरमियानी शब्द इंस्पेक्टर नवीन रेड्डी ने मामूल की अदायगी पर पब के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश्वर को पब से पुलिस स्टेशन ले आया और राजेश्वर के खिलाफ एक झूठा मुकदमा दर्ज किया, जिसकी वजह से पब के मैनेजिंग पार्टनर राजेश्वर मजीद परेशान हो गए। इस दौरान होमगार्ड श्रीहरि भी अपने हिस्से के 10,000 रुपये का भी मुतालबा कर रहा था। पब के मैनेजिंग पार्टनर एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों से रुजू हुए और पूरी कहानी सुनाई। राजेश्वर ने आज 3 लाख रुपये देने का वादा किया था। ACB हुकाम ने जाल बिछाया और इंस्पेक्टर नरेंद्र, सब इंस्पेक्टर नवीन रेड्डी और होमगार्ड श्रीहरि को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पकड़े जाने के बाद इंस्पेक्टर नरेंद्र ने खराबी सेहत का बहाना बनाते हुए हॉस्पिटल मुंतकिल हो गया, जबकि तल्ला यह भी है कि इंस्पेक्टर के घर पर एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने दावा किया है। इन दोनों के कब्जे से रकम भी बरामद कर ली गई। ACB के प्रेस नोट के मुताबिक अभी केस ज़ेर तहकीक़ात है। हैदराबाद के जू पार्क में हाथी के हमले में शहबाज नामी नौजवान की मौत। हैदराबाद के नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में एक नौजवान पर हाथी ने हमला कर दिया, जिसके नतीजे में इसकी मौत हो गई। बताया जाता है कि शहबाज 28 साल पर एक हाथी ने अचानक इस वक्त हमला कर दिया जब वो शाम एक हाथी सफारी की ड्यूटी पर मामूर थे। आमतौर पर एक हाथी सफारी में 5 से 6 लोग ड्यूटी पर होते हैं। हफ्ते के रोज़ जू पार्क की 60 साला तकरीब में कुछ लोग मसरूफ़ थे।
इस वक्त सिर्फ शहबाज ही ड्यूटी पर थे। हाथी तेज़ी से आगे बढ़ा और इसे ज़मीन पर गिरा दिया और पैरों से कुचलने लगा। इस हमले में शहबाज शदीद ज़ख्मी हो गए। मुतासिरा को DRDO अपोलो अस्पताल ले जाया गया, ताहम डॉक्टरों ने तस्दीक की कि वो पहले ही मर चुका है। तेलंगाना के मिर्चल मलकाजगिरी ज़िले के केसरा मंडल मुस्तकिल के करीब पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए। केसरा पुलिस ने बताया कि हादसा ललिता कन्वेंशन हॉल के करीब आज सुबह इस वक्त पेश आया जब तेज़ रफ्तार कार चलाने वाले ने इसका तवाज़ुन खो दिया और ये कार सड़क के किनारे दरख्त से टकरा गई। इस हादसे में कार में सवार 2 अफराद मौके पर ही हलाक और दीगर 3 शदीद ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों की शिनाख्त हरीप्रिया रबीना फिलिप्स को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर गया। महलिकीन का ताल्लुक़ अलवाल के लोतटकुंटे से है, जिनकी शिनाख्त भावेश त्रिशा के तौर पर की गई है। ये अफराद केसरा से अलवाल की सिमत जा रहे थे कि यह हादसा पेश आया। ममता के साथ काफ़ी पीते हुए मसला सुलझाएं, सुप्रीम कोर्ट का मगरबी बंगाल के गवर्नर को मशवरा। सुप्रीम कोर्ट ने जुमा के रोज़ मगरबी बंगाल में सरकारी यूनिवर्सिटीज़ के नौतकर्रर अबूरी वाइस चांसलर के भुत्ते पर रोक लगा दी। इस फैसले के साथ ही अदालत उज़्मा ने मगरबी बंगाल के गवर्नर CV आनंद बोस से कहा है कि वो वाइस चांसलर की तकर्री से मुतालिक रखने को हल करने के लिए वज़ीर आला ममता बनर्जी के साथ काफ़ी पीते हुए तबादला ख्याल करें। अदालत का कहना है कि तालीमी इदारों और लाखों तलबा के मुस्तकबिल के कैरियर के मफाद में गवर्नर और वज़ीर आला के दरमियान सुलह की ज़रूरत है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने 6 अक्टूबर को कहा कि अगस्त में तकर्रुर अबूरी वाइस चांसलर के भुत्तों पर रोक इनकी तकर्री की गवर्नर की कार्रवाई के खिलाफ रियासती हुकूमत की अर्जी ज़ेर इल्तवा होने तक जारी रहेगी। गवर्नर रियासती यूनिवर्सिटियों के एक्स ऑफिशियो चांसलर होते हैं। बेंच ने गवर्नर की तरफ से पेश हुए सीनियर वकील दामा शेषाद्री नायडू से कहा कि बराए करम इसे चांसलर को बताएं। हमारी गुजारिश है कि एक तारीख और वक्त तय किया जाए जो वज़ीर आला के लिए मुनासिब हो और इन्हें एक कप काफ़ी के लिए मदऊ किया जाए ताकि इन चीज़ों पर बातचीत की जा सके और हल निकाला जा सके। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम मुत्तफ़िक़ हैं, कभी कभी आइनी अहदेदारों के दरमियान नाइत्तेफ़ाक़ी होती है। इंसाफ के शोबे में हम जज भी एक दूसरे से गैर मुत्तफ़िक़ होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम मिलना और चीज़ों पर बात करना बंद कर दें। वज़ीर-ए-आज़म मोदी का इजराइल को पैगाम, कहा हम आपके साथ हैं। हमलों की खबर से गहरा सदमा पहुंचा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इजराइल पर हमास के हमले में 22 अफराद की मौत पर दुख का इजहार किया है। इजराइल और फ़लस्तीन के माबैन जंग के दरमियान वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि इजराइल में हमलों की खबर से हमें गहरा सदमा पहुंचा है और हम इजराइल के साथ खड़े हैं। बता दें कि आज सुबह हमास ने इजराइल पर राकेटों की बारिश की थी, जिसमें अब तक 22 इजरायली हलाक और सैकड़ों ज़ख्मी हुए। इजराइल के साथ एकजहती का इजहार करते हुए हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पोस्ट किया, इजराइल में दहशतगर्दाना हमलों की खबर से गहरा सदमा पहुंचा। हमारी हमदर्दियाँ और दुआएं बेखसूर मुतासरीन और उनके अहल खाना के साथ हैं। हम इस मुश्किल वक्त में इजराइल के साथ खड़े हैं। काबिल ज़िक्र है कि गज़ा पट्टी में हुक्मरान हमास ने हफ्ते के लिए सुबह इजराइल पर गैर मामूली हमला किया और बड़ी तादाद में रॉकेट दागे। इसके अलावा हमास के मुसल्लह अफराद इजरायली सरहद में घुस गए। बताया जा रहा है कि हमास ने इजराइल पर तकरीबन 7000 रॉकेट फायर किए हैं। हमले के बाद इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने हफ्ते के रोज़ मुल्क के अवाम से कहा कि हम हालत जंग में है। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करके हमास को सख्त वार्निंग दी है। हमले के हवाले से इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा कि हम जंग में हैं और हमें जीतेंगे। हमारे दुश्मन को ऐसी कीमत चुकानी पड़ेगी जिसके बारे में उन्होंने कभी भी नहीं सोचा होगा। हमास के हमले के बाद इजराइल का जवाबी हमला, 198 फ़लस्तीनी शहीद। इजराइल ने हमास की जानिब से रॉकेट हमलों के दावे के बाद गज़ा में फ़िज़ाई कार्रवाई की, जिसके नतीजे में 198 फ़लस्तीनी जाँ बहक हो गए। फ़लस्तीन की वज़ारत सेहत ने बताया कि शाम 4:20 तक 198 अफराद के शहीद और 1610 के ज़ख्मी होने की इत्तला मिली है। इससे कबल इजराइल ने कहा था कि हमास की जानिब से गुज़िश्ता सालों के दरमियान किए गए सबसे बड़े हमले में 40 अफराद हलाक और 250 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। अब दीजिए इज़हारुल हक़ को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।